हेलो दोस्तों, आई भूपेश पांडे वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। बस 2 लेक्चर्स और बचे हैं इस टॉपिक को ख़त्म होने में और उसके बाद फिर हम एक नया और अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 से। An aeroplane, when flying at a height of 4,000 meters from the ground, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. थोड़ा लंबा सेंटेंस, धीरे धीरे समझिए। एक एरोप्लेन है जो when flying at a height of 4000 मीटर from the ground, एक एरोप्लेन है जो जब, when माने जब, when flying at a height of 4000 मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane। ठीक है, तो एक एरोप्लेन की बात हो रही है पहले सेंटेंस में जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से। तो मान लीजिए वो एरोप्लेन ये है, तो इसकी जो हाइट है, हाइट हमेशा वर्टिकल होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द ग्राउंड। तो इसकी हाइट है 4000 मीटर्स। ठीक है, तो ये ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक एरोप्लेन है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा था एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, उस समय पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। तो ये एरोप्लेन वर्टिकली ऊपर से गुजरता है एक दूसरे एरोप्लेन के। ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन वर्टिकली ऊपर से गुजरता है एक दूसरे एरोप्लेन के, जिस समय एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्या है कि हमने ग्राउंड में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया है, ग्राउंड से हम इन 2 एरोप्लेन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये एरोप्लेन जिसकी बात करी जा रही थी, ये एक दूसरे एरोप्लेन के वर्टिकली ऊपर से गुजरता है। ठीक है, और किस टाइम पे गुजरता है? जब इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सेम पॉइंट से नापा जाए तो एक केस में 60 डिग्री बन रहा है और एक केस में 45 डिग्री बन रहा था। ठीक है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड एट दैट डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द 2 एरोप्लेन्स उस समय पे, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है d। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, और आपने भी यही डायग्राम बनाया होगा। ठीक है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, जब उड़ रहा था एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, जब एक एरोप्लेन उड़ रहा था 4000 मीटर पे फ्रॉम द ग्राउंड, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। ये वाला प्लेन जिसकी बात हो रही है, ये एक दूसरे एरोप्लेन से एकदम वर्टिकली ऊपर से गुजरता है। वर्टिकली ऊपर मतलब एकदम उसके ऊपर से। ठीक है, एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स, एक मोमेंट पे जब इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर सेम पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाए, सेम पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाए, तो आप बताओ 60 डिग्री कौन सा वाला होगा? ठीक है, आप आराम से पहचान सकते हो आप कि ये जो छोटा वाला है दिस इज 45 डिग्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 डिग्री ये वाला एंगल, और ये जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इजी, ये आप समझ गए होगे। अब उसके बाद फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं? ABCD नाम देते हैं वर्टिसीज के। तो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, क्योंकि D हम पहले यूज़ कर चुके हैं लेटर, तो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये D निकालना है। तो ईजी क्वेश्चन है, मेरे को भी लग रहा है कि ईजी क्वेश्चन है। कैसे करना है? देखो, ये D हो गया, ये 4000। आपको ये तो पता है कि आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने और उसके बाद उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। तो एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ECB, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ECA। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बड़े ट्रायंगल की बात करो तो इसकी एक डायमेंशन दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो बड़े से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख लेना, क्योंकि ये हायर उसमें सेक्शन में आएगा, हायर मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट AC बी द हाइट ऑफ एरोप्लेन 4000 मीटर विच पासेस अबव अनदर एरोप्लेन B। ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन इज D। उसके बाद बस इतना। तो अब आप शुरू करो। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ECA, इन ट्रायंगल ECA की बात आप करते हो तो ECA में आप देखो ECA ये ट्रायंगल है। ठीक है,
तो ECA बड़े ट्रायंगल में एंगल भी 60 डिग्री वाला लिया जाएगा, ठीक है। ECA ट्रायंगल में ये वाला एंगल लिया जाएगा जो कि 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन EC। हमने tan का ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो डायमेंशन थी, ठीक है, EC डायमेंशन या लेंथ या L, ठीक है ना, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डायमेंशन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। जबकि ये ट्रायंगल, ये लेंथ अगर दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है तो आप उसका इस्तेमाल करो, पहले ट्रायंगल से उसकी वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो ताकि आपको ये निकल जाए, और जब ये निकल जाएगा तो 4000 में से घटा देना तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब AC की वैल्यू आपको दे रखी है, AC कितना आपको दे रखा है 4000, और EC आप निकाल लो जो कि है L के बराबर। तो tan 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू 4000 अपॉन L, यहाँ से L आ जाएगा 4000 अपॉन √3। अगर उसने पूछा होता कि जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो कितनी दूरी है फ्रॉम द वर्टिकल इमेज ऑफ द एरोप्लेन, तो आप ये आंसर बता देते हैं, ठीक है, इसको रेशनलाइज करने के बाद। बट उसने पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है, दोनों एरोप्लेनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो अब आप ये निकाल चुके हो L। अब आप क्या करो, इस छोटे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करो इस छोटे ट्रायंगल में, और आपको ये पता है छोटे ट्रायंगल के लिए ये लेंथ हो जाए, सॉरी एंगल पता है आपको, तो ये आपको निकल जाएगा BC। तो फिर आप लिखोगे इन ट्रायंगल EBC, आप लिखोगे एंगल CEB कौन सा, tan ऑफ एंगल CEB, मैं फिर से लिख देता हूँ tan ऑफ एंगल CEB, ठीक है, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन L। तो tan ये कितना एंगल है 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन L। यहाँ से आपको पता है tan 45 हमेशा 1 होता है, तो L जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी L के बराबर, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपको निकल गई है। अब आप फाइनली लिख सकते हो, ये पहला काम आपको करना है, ये दूसरा काम आपको करना है, और तीसरा काम आपको करना है कि AC की वैल्यू है AB प्लस BC, ठीक है। तो AC आपको पता है 4000 उसने दे रखा है, इज इक्वल टू AB आपको फाइंड करना है, दैट इज D, एंड BC आपने फाइंड करा L होता है, और L की वैल्यू आपने निकाली 4000 अपॉन √3, ठीक है। तो जब आप इसमें से D को अकेला करोगे, क्योंकि D की वैल्यू ही फाइंड करनी है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो D को अकेला करोगे तो ये पूरी चीज़ इधर आ जाएगी, और अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से D आ जाएगा 4000 कॉमन, अगर आप ले लो 4000 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। ये बात अब आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव वाला टर्म है, तो जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर 4000 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा तो 1, और इधर 1 अपॉन √3, ठीक है। तो जब अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हमको नहीं चाहिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4000 √3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू √3। देखो क्या, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, तो इसका डिनोमिनेटर पहले √3 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये बन गया 4000 √3 माइनस 1। तो आप देख रहे हो 4000 √3 माइनस 1 मैंने क्यों लिखा, अब ये √3 था डिनोमिनेटर में, तो फिर मेरे को इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैंने एक √3 से मल्टीप्लाई किया, एक √3 से डिवाइड किया, तो अब ये √3 और ये √3 मिलके 3 बन जाएगा, और एक √3 एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। इतना मीटर्स में आंसर आएगा, मीटर लिखना मत भूलना, वरना आपका मार्क्स काट लिया जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो इतना मीटर्स इज योर आंसर। मीटर में क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में मीटर दे रखा था, इसलिए हमारा आंसर भी मीटर्स में निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। बस मेन चीज़ मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि डायग्राम बनाना इज़ द मेन चीज़। अगर आप डायग्राम बना ले रहे हो तो सब चीज़ आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अब नेक्स्ट लेवल का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वर्टिकल टावर
स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जमीन, ठीक, एक जमीन पर है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखिए मैं यहां पे बना देता हूं। एक ये जमीन हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस पर एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, और जो भी टावर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कोई भी बिल्डिंग होगा, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा जमीन के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, मतलब एक फ्लैग है, एक झंडा है जो कि उस टावर के ऊपर, ठीक है, सर माउंटेड मतलब उसके सर के ऊपर, समझ गए ना आप, ऐसे समझ लो। तो इस टावर के ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इतना टावर है हमारा और इसके ऊपर एक झंडा है, इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। अब इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है, ठीक है, ये जो फ्लैग है इसकी हाइट है स्मॉल h, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। देखो अगर क्वेश्चन में कोई डेटा दे रखा है, ठीक, तो वो डेटा उसी तरह से लिखा जाएगा। आप ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल h दे रखा है तो आप कैपिटल H मत लिख देना अपने डायग्राम में, ठीक है, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, अब इस प्लेन पर एक पॉइंट आपने माना, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किसके एंगल ऑफ एलिवेशन की, टॉप एंड एक बार बॉटम एंड टॉप, मतलब पहले बॉटम है फिर टॉप है, याद रखना, पहले बॉटम है फिर टॉप है, किसके, फ्लैग स्टाफ के। तो फ्लैग स्टाफ इतना है, तो फ्लैग स्टाफ के बॉटम हो गया और ये टॉप, ठीक है, आपको दिख रहा है, आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो जब भी रिस्पेक्टिवली शब्द आता है इसका मतलब होता है कि जो चीज़ पहले लिखी है उसका एंगल पहले दिया होगा, जो चीज़ बाद में लिखी है उसका एंगल बाद में दिया रहेगा, याद रखना। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्लैग स्टाफ के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल बीटा है, ठीक है। तो अल्फा ये वाला एंगल हो जाएगा जो कि छोटा एंगल है और बीटा ये एंगल हो जाएगा जो कि बड़ा एंगल है, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ये रिस्पेक्टिवली देने का यही मतलब है कि जिसको पहले लिखा है उसका एंगल ये, जिसको बाद में लिखा है उसका एंगल ये, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर आप देख रहे हो डायग्राम में तो इतना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये है हाइट ऑफ टावर जिसको मैं कैपिटल H से इंडिकेट कर रहा हूं, बिकॉज कैपिटल H अभी तक पूरे क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है। आप चाहो इसको L यूज करो, आप चाहो इसको D मान लो, जो आपका मन आप वो कर सकते हो, ठीक है, बट H एक स्टैंडर्ड है जो कि हाइट के लिए यूज होता है, इसलिए मैं कैपिटल H का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज H। टू प्रूफ, तो आप यहीं पे लिख दो, टू प्रूफ, क्या आपको प्रूफ करना है, H इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बच्चों को थोड़े मुश्किल लगते हैं सॉल्व करने में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी कैटेगरी बहुत इजी कैटेगरी है और मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही नहीं, किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रूविंग का सवाल आ जाए, ठीक है, वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। एक मजेदार बात बताता हूं, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। देखो एक चीज होती है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट, या आता है शो दैट, ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस या शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं, और दूसरा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट, ठीक है, या फिर चेक वेदर द गिवन कंडीशन इज करेक्ट और नॉट, गिवन कंडीशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तीन ऐसे दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें बोलते हैं प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सवाल थे, ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये एक ही कैटेगरी है। और एक दूसरी कैटेगरी के सवाल होते हैं जिसमें बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड या इवैल्यूएट या फिर चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, ठीक है। तो देखो जब भी आपको प्रूव दैट बोले या शो दैट बोले, आप समझ जाना कि जो क्वेश्चन दे रखा है
वो सही है, वही आना ही है। मतलब कि जैसे ये है ना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज इतना, इसका कहने का मतलब है कि हाइट ऑफ टावर तो ये है, ये सही आंसर है, आपको बस उसे लेके आ जाना है। समझ रहे हो ना? आपको उसको अपनी कॉपी में बस सॉल्व करके दिखा देना है कि हाँ ये यही है। अगर बोलते चेक वेदर दिस द हाइट ऑफ टावर इज दिस और नॉट, तो मुश्किल सवाल होता है। तब आपको अपना आंसर सही करना होता है, तभी आप बोलोगे कि यस इट इज करेक्ट। समझ रहे हो ना? और अगर नहीं आया तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट करेक्ट। बट अगर वो बोले कि प्रूफ करो, सिद्ध करो, ठीक है ना, या शो करो कि ये इसके बराबर है, कहने का मतलब होता है कि वो उसके बराबर है ही, आपको बस लेके आना है उसको, उसके बराबर दिखाना है मुझे। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो ये समझ लो, जब भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है? और इसका एक तरीका जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन में जो जो चीज आपको बोले वो चीज फाइंड करते चले जाओ, आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है? सिंपल, बस और कोई तरीका नहीं है। जो जो चीजें क्वेश्चन में हैं, ठीक है, वो चीज फाइंड करो, पुट करो, एंड आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नामकरण, ABCD नाम दे देते हैं, ABC एंड दिस BD। हमने कोई भी चीज दो बार यूज नहीं करी है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप tan अल्फा निकालना है, tan बीटा निकालना है। तो शुरुआत करते हैं छोटे ट्रायंगल से। तो tan अल्फा इन ट्रायंगल ABC, जो जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो चीज फाइंड करो। सबसे पहले सबसे इजी तरीका, तो tan अल्फा की जरूरत है, तो आप लिखोगे tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा? अब इस छोटे ट्रायंगल में ही अल्फा बन रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में, तो tan अल्फा हो जाएगा कैपिटल H अपॉन AB, H अपॉन AB। ठीक, ये एक चीज हो गई, पहली चीज खत्म। tan बीटा आप चाहिए आपको, tan बीटा निकालो। tan बीटा, जब tan बीटा निकाला, बीटा कौन सा एंगल है? बड़ा एंगल है। ठीक, डायग्राम सही बनना चाहिए, जैसा जैसा उसने रिस्पेक्टिवली बोला था उसी हिसाब से डायग्राम बनाना। देन tan बीटा बड़े ट्रायंगल में मिलेगा, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABD, बड़े ट्रायंगल ABD में tan बीटा निकालोगे तो वो आ जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H। ठीक है, बिकॉज अब tan अल्फा आएगा पूरा ये BD अपॉन AB। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट इसमें अभी तक नहीं रहा होगा? ठीक, हम इतना तक पहुंच गए। अब आप क्या करो, अब आप जो जो बोल रहे हैं वो करते चले जाओ। ठीक है ना? तो अब आप लिखो H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या आ रही है। तो H की जगह तो कुछ नहीं रख सकते, तो H रखो। tan अल्फा की जगह रिप्लेस कर दो H अपॉन AB होल डिवाइड बाय tan बीटा की जगह पर H प्लस H अपॉन AB माइनस tan अल्फा की जगह H अपॉन AB। ठीक है? अच्छा, आपको ये चीज पता है, मैं इस चीज को अलग से थोड़ा लिख के दिखा रहा हूं। आपको ये बचपन में पढ़ा होगा, अगर A प्लस बी होल अपॉन C है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, A अपॉन C प्लस B अपॉन C। ये बात सही है? ठीक, तो इसी तरह से जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा H अपॉन AB प्लस स्मॉल h अपॉन AB। तो कैपिटल H अपॉन AB और कैपिटल H अपॉन AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ स्मॉल h अपॉन AB। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा स्मॉल h इंटू कैपिटल H अपॉन AB होल डिवाइड बाय स्मॉल h अपॉन AB। ठीक, तो अब इन दोनों में से स्मॉल h और AB कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल बचेगा कैपिटल H। ठीक है ना? तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। कैपिटल H आएगा तो आप लिखोगे विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हेंस प्रूव्ड। देखो, यहां लिखने से पहले जो ऊपर कहानी लिखनी होती है, ठीक है, उसमें आप यहां पर लिखोगे, उससे इसको लिखने से पहले ऊपर कहानी में आप लिखोगे कि लेट BC बी टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, let CD be flag staff of height small h। ठीक है, इतनी कहानी लिखोगे। ठीक है, फिर let angle CAB be alpha, let angle
DAB बीटा। फिर जब इतनी कहानी लिख दी तो उसके बाद देखोगे टू प्रूफ क्या करना है, कैपिटल H इज इक्वल टू इतना। ये दूसरी पॉइंट जो आपको लिखना है, सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट कहानी, सेकंड पॉइंट टू प्रूफ, एंड थर्ड पॉइंट से आप अपना क्वेश्चन शुरू करोगे। डन। और क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, क्वेश्चन में जो जो चीजें आए या जो जो चीजें आपको प्रूफ करनी है वही चीजें आप फाइंड करते जाओ। ठीक, उसके बाद पुट कर दो, तो आपको जहां पहुंचना है वो अपने आप क्वेश्चन पहुंचा देगा। ठीक है, आपके 10th क्लास में बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप मत परेशान हो क्वेश्चन को देख के कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। अब देख रहे हो कितना इजी हलवा सवाल है। ठीक है ना, तो क्या करना है, जैसे जैसे वो चीज बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाओ, आपको आंसर आ ही जाएगा। बिकॉज ये क्वेश्चन किस चीज का है, शो दैट या प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का क्या मतलब होता है कि जो लिखा है वो सही है, आपको बस दिखाना है मुझे लिख के कि वो चीज सही बैठ रही है कि नहीं। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम इसी के तरह एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले बात एंगल ऑफ एलिवेशन की ही करता है वो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी जा रही है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में कि एक टावर था, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ था, तो ये 2 पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा था फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा था, तो आपको 2 एंगल दिख रहे थे, मिल रहे थे। ठीक है, इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने टावर के जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 अलग अलग पॉइंट से लिया, तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन आप देख लेना कि क्वेश्चन किस तरीके का है, डायग्राम सही बनाना। ठीक है, हर बार एक जैसा डायग्राम मत बनाना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, याद करोगे तो भूल सकते हो या गलती होगी। ठीक है, बस वहां पे जाकर के इस टॉपिक के क्वेश्चन को इमेजिन करना क्या सिचुएशन है और उसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करो, चाहे RD शर्मा से, चाहे अपनी ICSE बुक से, चाहे अपनी NCERT बुक से, चाहे RS अग्रवाल से, चाहे जहां से, ठीक, तो हमेशा इस टॉपिक का जब प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन देख के आंसर मत देख लो, मतलब आंसर का मतलब डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम मत देखो, उससे आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, डायग्राम छुपा लेना है पहले ही। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसका डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक, यहां पर भी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आप वीडियो में क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, डायग्राम खुद से बनाओ, फिर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको चेक करो कि जो आप सॉल्व कर रहे थे वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, इस तरह से करो तो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको टीचर बोल रहा है या आपकी जो बुक है सामने वो आपको जो पढ़ाते चली जा रही है आप पढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, अपना भी ब्रेन यूज करो, आपका दिमाग हमेशा काम करते रहना चाहिए, तब आप बोलोगे कि तब आप इस टॉपिक पे स्ट्रांग हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस। अब देखो, एक जमीन है, एक टावर है। ठीक, सबसे सिंपल बात। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस होगा और 2 पॉइंट जमीन पर हैं जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है। तो एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं ये ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है A and B मीटर्स है फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब मैं बोल रहा हूं, मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, आप बताना कौन सा सही है। ये डिस्टेंस A यूनिट्स एंड ये डिस्टेंस B यूनिट्स, ये एक है। दूसरा डायग्राम है ये डिस्टेंस A यूनिट और ये डिस्टेंस B यूनिट। अब आप बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला सही है मार्किंग कि नीचे वाली मार्किंग सही है, कौन सी वाली मार्किंग से हमें क्वेश्चन आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ लो। एट अ डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो, देखो जो इसने दे रखा है ना फ्रॉम द बेस, तो डिस्टेंसेस बेस से नापी जा रही हैं। डिस्टेंस कितनी, A and B मीटर्स, ये किसकी डिस्टेंस है, उन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंसेस हैं जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। कहाँ से नापी जा रही हैं, दोनों नापी जा रही हैं फ्रॉम द बेस। ठीक है, और एक और जगह जहां पर एरर करते हैं बच्चे वो मैं बता देता हूं। ये टावर बनाया, ये जमीन बना दी। ठीक है,
तो वो इस तरीके का भी एक डायग्राम बन सकता है, ठीक है, इस तरीके का भी एक डायग्राम बना सकते हैं और एरर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं वो ए यूनिट, इसको कह सकते हैं बी यूनिट, और ये है उस टावर का बेस, ये टावर था, ये उसका बेस था और ये परपेंडिकुलर था, तो ये डायग्राम, ठीक है। अब आप बताओ, एक डायग्राम ये, एक मार्किंग ये, एक मार्किंग ये, ठीक, तो कौन सा डायग्राम हमारा सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन का डायग्राम बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है और वो इस क्वेश्चन में एरर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में पहचानना कैसे। देखो ये क्या बोल रहा है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन जब उसने बोल दिया तो इसका क्या मतलब है कि जब आप बेस से आगे बढ़ोगे तो इसी लाइन पर होना चाहिए। बेस से जब आगे बढ़ोगे मतलब बेस से किसी भी डायरेक्शन में बढ़ोगे तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें देखो तो इसमें ये पॉइंट को मार्क करने के लिए आपको इधर जाना पड़ा और इस पॉइंट को मार्क करने के लिए बेस से आपको इधर जाना पड़ा, तो आप दो अलग अलग लाइंस पे चले गए, ठीक है, इसलिए ये डायग्राम नहीं है। अगर उसको ये डायग्राम बनवाना होता तो वो बोलता ऑन ईदर साइड ऑफ द बेस, बेस के दोनों तरफ, ठीक है, एट डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस, बेस से ए मीटर्स और बी मीटर की दूरी दोनों तरफ, तब आपको ये डायग्राम सही होता। समझ रहे हो ना, ऐसा सवाल हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत सारे केसेस आपको बता दे रहा हूँ, एक सवाल में बहुत सारे सवाल बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके हर सवाल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, आपको बहुत वैरायटी ऑफ सवाल ऐसे ही करा दूता, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, ऊपर क्या गलती, फ्रॉम द बेस, और ये दोनों डिस्टेंसेस फ्रॉम नापी जा रही है फ्रॉम द बेस, इसलिए ये चीज गलत है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस आपको बेस से नापनी है, ठीक है। तो इसलिए फाइनल जो हमारा सही डायग्राम बना वो ऊपर वाला डायग्राम बना, जिसको मैं बचा दूंगा और बाकी चीज उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बना। अब और ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल कितने बन रहे हैं, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने दो शब्द सुने होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका जोड़ या सम 180 डिग्री बन जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री बनता है तो कई बच्चे फिर से गलती करते हैं, एक और एरर, मैं बहुत सारी एरर्स आपको बता रहा हूँ जो होती हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 30 इसको 60 बोलते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही। कुछ बच्चे बोलते हैं 45 ले लो तो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। कुछ क्या करते हैं, वो और ही महान होते हैं, वो इसको 60 डिग्री ले लेते हैं, इसको 30 डिग्री ले लेते हैं, बोलते हैं अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं है, ये क्वेश्चन हर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर के लिए सही बैठेगा, ठीक है। अगर यहाँ 15 डिग्री हो, यहाँ 75 डिग्री हो, तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी हाइट ऑफ द टावर रूट ऑफ ए बी निकलेगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर एक 89 डिग्री है और एक 1 डिग्री है, ठीक है, तब भी हाइट ऑफ द टावर ए बी ही निकलेगी, रूट ऑफ ए बी, सॉरी, ठीक है। तो आप याद रखना कि इसमें कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, आप एक को ले लो थीटा, तो दूसरे को ले लो 90 माइनस थीटा, ठीक है। कई बच्चे x और y को भी ले लेते हैं और तो उनकी एक इक्वेशन और बन जाती है, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और एक को x एक को y भी ले सकते हो, ठीक। यहां पर हमने क्या करा, एक को थीटा मान लिया और दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 दैट इज 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक 10 है तो दूसरा 90 माइनस 10 80 हो जाएगा। समझ गए। दूसरी बात, कभी भूल के भी अगर एंगल पुट करने ही हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो कभी भूल के भी यहाँ पर बड़ा एंगल और यहाँ छोटा एंगल मत करना, क्योंकि ये लॉजिकल बात है। आप यहाँ पर खड़े हो, ये एक पेड़ है मान लो, और आप जब पेड़ से दूर हो तो आपको कम एंगल देना पड़ेगा ज़मीन से, और जैसे जैसे आप पेड़ के एकदम नीचे पहुंचोगे आपको एकदम ऊपर उठा के सर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा हो जाएगा जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे। समझ रहे हो ना। तो ये लॉजिकल चीज़ें कुछ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बहुत सारी एरर्स मैंने आपको बता दी कि जो हो सकती थी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी, तो हाइट ऑफ द टावर हम h ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले डायग्राम बना के नामकरण करोगे ए बी सी डी, इस पॉइंट का ए बी सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। तो अब आप कहानी लिखोगे कि लेट बी सी बी टावर ऑफ हाइट h
लेट डी एंड ए बी 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी यूनिट्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिट्स नहीं मीटर्स दे रखा है, तो ए एंड बी मीटर्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी। सी हो गया बॉटम ऑफ टावर, ठीक है। अब आप ये पहली लाइन आपने लिख दी, दूसरी लाइन आपने क्या लिखी, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये आपको प्रूफ करना है, काम खत्म बस। अब देखो क्या किस तरह से शुरू करना है, तो इजी शुरू कैसे करना है, सब में एक ही मेथड है, ठीक है। आपको ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, और उसके बाद जो साइड्स और एंगल दे रखे हैं उनके बीच में रेशियो निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा यूज करोगे, वही बचा ही है हमारे पास, ठीक है। तो tan थीटा इस्तेमाल करा तो आएगा, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में tan थीटा यूज करोगे, निकलेगा h/a। तो यहां से आप क्या करो, a की वैल्यू निकाल लो, या रहने दो, इतना ही रहने दो। तो tan थीटा की वैल्यू निकाल दी h/a फर्स्ट। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC आप लिखोगे tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू BC/AC, और ये कितना है, h/b। ध्यान रखना ये जो b है, डायग्राम वही बात सही बनाना है, तो ये b बेस से लिया गया है। अगर जिन बच्चों ने b को इतना लिया तो वो b + a लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उनका कभी प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायग्राम ही गलत बनाया, तो याद रखना। तो यहाँ से आ जाएगा tan, अब एंगल a कितना है, 90 - थीटा, tan 90 - थीटा कितनी वैल्यू है, h/b। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले जस्ट पढ़ा था रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उसमें आपने ये जाना था sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, ठीक, tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा। तो ये देखो tan 90 - थीटा तो कितना आ जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, तो आप लिखोगे cot थीटा की वैल्यू h/b। सिंपल, दिस इज 2। कोई चीज मुश्किल लगी आपको यहाँ तक, कुछ भी नहीं लगा होगा, एकदम ईजी लग रहा होगा, ये इजी टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन। अब इतना सब पढ़ने से पहले आपने एक चीज पढ़ी थी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब 1 कोसेक थीटा साइन थीटा और 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 tan थीटा कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा tan थीटा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर देखो 1 tan थीटा कर दो तो ये बन जाता है कॉट थीटा। क्यों बनता है, बिकॉज कॉट थीटा होता है cos/sin और tan थीटा होता है sin/cos, बट ये 1 में है तो cos ऊपर जाएगा, तो cos/sin इज इक्वल टू cos/sin। तो 1 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ से अगर आप इस tan थीटा को ऊपर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे tan थीटा में कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1 आ जाता है। समझ रहे हो ना। तो अब आप देखो यहाँ से आपने निकाला tan थीटा और यहाँ से निकाला आपने कॉट थीटा, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी बात कुछ बन सकती है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जो मुझे प्रूफ करना है उसमें थीटा का टर्म नहीं है, उसमें थीटा का टर्म नहीं है, ठीक, उसमें ना ही tan थीटा है ना ही कॉट थीटा है, तो मुझे tan थीटा और कॉट थीटा को उड़ाना है, हटाना है। बट h और a और h और b के टर्म्स हैं, तो h a और b हैं, तो मुझे इनको रखना है और थीटा को उड़ाना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जब मैं tan और कॉट को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h/a इंटू h/b। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू h² यहाँ से h² की वैल्यू आ जाएगी ab, और यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल पाओगे √ab। तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर, तो आप लिखोगे हेंस प्रूफ्ड। देखो कितना इजी सवाल। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को देखना है, डायग्राम बनाना है, समझना है, डायग्राम बनाना है, नामकरण करना है, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लिखना है, ठीक है। अब देखना है कि हर क्वेश्चन तो हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, डायग्राम सही से बनाओ, उसके बाद जो गिवन डेटा है एंगल्स और साइड्स उनके बीच में सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो और फिर उसको सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा, ठीक। थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ही पूरा कितना हलवा है,
कितना ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 तक हमने कर चुके हैं और हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी और अब हम 13 क्वेश्चन करके आपका लेवल कितना पहुँच गया है, ठीक है। तो होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो अब इस चैप्टर में मैं कल 3 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा और फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आपके पास जितना रेफरेंस बुक है आप उससे देख सकते हो। ये क्वेश्चंस मैं आर डी शर्मा बुक से करवा रहा हूँ मेनली, ठीक है। तो इसके बाद अब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जितना आप करो उतना आप बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। तो फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करूं जो कि आपको मुश्किल लग रहा है मैथ्स में, तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हो, हम वो करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं परसों से, ठीक है ना, जब ये चैप्टर, इस चैप्टर में एक लेक्चर और है, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट, कोई भी सजेशंस होंगे तो आप हमें भेज सकते हो। हमारी email ID ezclasses@gmail.com है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।